हे गाइस, आज हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो हमारा हिंदी का एक सब्जेक्ट है रंगमंच। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे आखिर हमारी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिसके अंदर से हमारे क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं ये भी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट फर्स्ट देखते हैं, यानी अपनी इकाई 1 को हम देखते हैं कि आखिर इसके अंदर हमारे कितने चैप्टर हैं। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स हैं। एक है हमारा भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के बारे में हमें पूरा संक्षिप्त में बताना है, एंड सेकंड इसी का जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हमें बताना है हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। ये 2 चैप्टर हमारे यूनिट फर्स्ट यानी इकाई 1 के अंदर हैं। और इसी के नीचे एंड जो हमारी यूनिट सेकंड है उसका जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर क्या है, हमारा प्रस्तुति प्रक्रिया के बारे में बताना है हमें। और उसी का जो हमारा सेकंड चैप्टर उसके अंदर हमें प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक को बताना है। इकाई 3 के अंदर हमें क्या बताना है, अभिनय की तैयारी, वाचिक, आंगिक, आहार्य, सात्विक, ये सारे इसके हम कह सकते हैं इसके प्रकार हैं अभिनय के। इकाई 4 के अंदर हमें क्या बताना है, इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट है हमारा आशु अभिनय और थिएटर गेम का विस्तृत परिचय देना है हमें। और उसी का जो सेकंड चैप्टर उसके अंदर हमें बताना है संवाद, वाचन, शारीरिक अभ्यास और सीन। इसी का जो हमारा सेकंड चैप्टर उसके अंदर हमें बताना है संवाद, वाचन, शारीरिक अभ्यास, सीन वर्क, विस्तार से हमें विस्तृत रूप से हमें उसका परिचय देना है। और जो हमारी लास्ट यूनिट है इकाई 5 के अंदर हमें बताना है मंच प्रबंधन, सेट, रंग, सामग्री, प्रचार प्रसार, ब्रोशर निर्माण, ये सारी चीजें हमें इस वाली यूनिट के अंदर बताने होंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारे किस तरीके से इन सारी यूनिट्स में से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है, भारतीय नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा जाता है तथा नाट्य शास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए। हमें सबसे पहले हमें इसके अंदर इंट्रो देना है कि आखिर जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसको हम पंचम वेद आखिर क्यों कहते हैं, उसका क्या रीज़न है, सबसे पहले हमें ये बताना है। देन हमें इसी का जो सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसका महत्व क्या रहा है। अब नाट्य शास्त्र से हम क्या समझते हैं, ये जो हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है रंगमंच, पूरा आपका बहुत ज़्यादा ये इजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप खुद बनाकर इजीली लिख सकते हो। ठीक है, और आप अगर इस नोट्स को परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, काफ़ी अच्छी तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करा गया है, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस मिल जाएंगे पूरे कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे नोट्स, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम आखिर कि क्या है हमारा नाट्य शास्त्र और उसका हमारा महत्व क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, भारतीय रंगमंच पर प्रकाश डालने वाला भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र प्रथम कृति है जो हमारा भारतीय रंगमंच रहा है। रंगमंच आप नाट्य शास्त्र हम क्या समझते हैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जो आपको पता है पहले से, आप वो भी बना कर लिख सकते हो उसके अंदर कि हम नाट्य शास्त्र क्या समझते हैं। जो जैसे कि आप काल्पनिक नाट्य शास्त्र भी हो सकता है, जो हम कोई कल्पना कर रहे हैं उसको हम क्या एक पात्रों के द्वारा लोगों के सामने उसको हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे अगर समाज के अंदर कोई भी कृतियाँ हैं, कोई भी बुराई चल रही है, चाहे आप सती प्रथा ले लो, पर्दा प्रथा ले लो, उसके ऊपर हम कोई नाटक लिख दें और वो नाटक हम लोगों को दिखाएं ताकि लोगों को इससे सीखने को मिले। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप रियलिटी बेस पे अगर कोई नाटक दिखाना चाहते हो उस पर आप किस किस की कहानियाँ लिख सकते हो। कोई भी आपका एक्टर हो गया, उसकी जो भी स्ट्रगल रहा है, कल्पना चावला हो गई, उनका स्ट्रगल कैसे कैसे वो चांद पे गई, ये सारी चीज़ें आप नाटक के द्वारा लोगों के सामने दर्शा सकते हो। इसके ऊपर मूवी भी बन सकती है, नाटक भी बन सकता है। ठीक है, वही होता है हमारा नाटक। ठीक है, आखिर इसको पंचम वेद क्यों कहा जाता है, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, आखिर सबसे पहले नाट्य शास्त्र लिखा किसने था, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ आप पहले इसके अंदर इंट्रो दोगे। ठीक है, जो हमारे भरत मुनि रहे हैं इन्होंने सबसे पहले नाट्य शास्त्र को लिखा है। ठीक है, आज जितने भी नाटक बनते हैं उसका जो पूरा थीम रहता है वो यहीं से लिया जाता है। नाट्य शास्त्र एक आप कह सकते हो एक पुस्तक है हमारी जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। कृति का मतलब क्या होता है, एक पुस्तक कह लो। ठीक है, वो है हमारी। ठीक है, आखिर इसको क्यों लिखा गया था वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। रंगमंच अवधारणा की मूल में क्या है, धार्मिक भाव प्रेरक तत्व है। जो आप प्राचीन समय में अगर जाओगे भारत के अंदर इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या था, मूल तत्व जो था हमारा उस समय में वो धार्मिक प्रभाव था उस समय में काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर। इसलिए जो उस समय के नाटक वगैरह लिखे जाते थे वो सारे धर्म के आधार पर लिखे जाते थे। जैसे कि अगर आप देख लो राम को, लक्ष्मण को, सीता जी को, अगर उनको दर्शाना है, उनके चरित्र को बताना है कैसे थे वो, तो वो सब हम किसके द्वारा दर्शाते थे, नाटक के द्वारा।
और अगर कोई बात लोगों को समझानी है वो भी नाटक के द्वारा लोगों को समझाई जाती थी। ठीक है, तो धार्मिक जो प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा था उस समय, प्राचीन समयों में। तो हमारा नाट्य शास्त्र है उसके उद्भव में क्या रहा है, जो यज्ञ का प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, यज्ञ जैसे कि लोग प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था, जो यज्ञ था हमारा वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। ठीक है, हर घर में यज्ञ करवाए जाते थे। इसके द्वारा क्या हुआ, भारत का नाट्य शास्त्र इस प्रमाण की पुष्टि करता है कि उस समय में भी नाट्य शास्त्र हुआ करते थे, और उसी वजह से आज हमारे जो जितने भी हम नाटक देखते हैं वो सारे यहीं से निकले हैं हमारे। ठीक है, आखिर ये कैसे लिखा गया, जो इंद्र देवता थे उन्होंने जब असुरों को मार डाला था, जितने भी असुर वगैरह थे, जो बुरे लोग थे, उन लोगों को मार डाला। इस वजह से पूरे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर पूरा आप कह सकते हो कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, है ना, लोग खुश नहीं थे। इसीलिए सभी देवता जो थे ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे ये बात करते हैं। तो ब्रह्मा क्या करते हैं, लोगों की खुशी के लिए, उनके मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, नाट्य जो है, मतलब आप कह सकते हो नाट्य का रचने के लिए आदेश दे देते हैं कि अब एक नाट्य लिखा जाएगा जिससे लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली आ सके। ठीक है, आप कह सकते हो, ये आप इंट्रो टाइप में इसको लिख सकते हो। तो हमारा भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था वो 400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। मतलब इतना साल ये पुराना हमारा ही पूरा ये नाट्य शास्त्र है। उसके अंदर कितने अध्याय हैं, 36 इसके अंदर अध्याय कह सकते हो आप, 36 अध्यायों में उसको बांटा गया है। और ये जितने भी अध्याय हैं वो सारे हमारे नाट्य से संबंधित हैं, यानी नाटक से संबंधित हैं। और उसी के अनुसार आज जितने भी नाटक रचे जाते हैं वो सब के सब इसी के अनुसार लिखे जाते हैं। ठीक है, अब है हमारा भारतीय नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा जाता है। अब यहाँ से आ जाता है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपको उसका परिचय देना है, देन आपको लिखना है जो आपके क्वेश्चन में मेन बात पूछी गई है। आप उसकी एक हेडिंग बना दोगे, भारतीय नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इसका रीजन बताओगे, देन अगर उसका महत्व पूछा है या कुछ भी बाद में पूछा है वो आप बताओगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा त्रेता युग था उस समय में, जैसे कि मैंने बताया आपको, उस समय जो लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुख था, मोह था, और काफ़ी अलग अलग विकारों यानी अलग अलग परेशानियों से वो पीड़ित थे। इसलिए जब इंद्र देवता जो हैं ब्रह्मा से जो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे बोलते हैं कि लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ किया जाए, तो क्या होता है, हमारा नाट्य वेद यानी नाटक को रचने के लिए एक आदेश दिया जाता है उसी समय में। हाँ, उसी को हम क्या कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं। इसलिए जब जो भी उस समय में जो भी नाट्य लिखे गए उसको हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारे वेद रहे हैं, जो हिंदू धर्म के अंदर वेद, वो कितने वेद रहे हैं, हमारे 4 वेद रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनके ये अलग अलग वेद रहे हैं हमारे उस समय के। जो ऋग्वेद के अंदर मेन जो कथानक होती है, हमारी कथा वस्तु जो होती है, पूरी जो स्टोरी है वो हमारे ऋग्वेद के अंदर है। सामवेद के अंदर हमारा गान यानी जो संगीत से जो संबंध रखता है वो हमारा सामवेद के अंदर है। जो हमारा यजुर्वेद है उसके अंदर अभिनय यानी किस तरीके से हम उसको पेश कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, वो चीज़ हमें बताई गई है यजुर्वेद के अंदर। अथर्ववेद के अंदर हमें बताया गया रस, किस तरीके से नाटक के अंदर हम रस भर सकते हैं, आनंद ला सकते हैं, वो हमें इन वेदों के अंदर बताया गया है। भरत मुनि को उसका प्रयोग करने का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा के द्वारा भरत मुनि को ये आदेश दिया गया कि ये सारा कार्य तुम्हारा है, अब तुम नाट्य शास्त्र को रचोगे, तुम यानी लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा भारतीय नाट्य शास्त्र है उसके अंदर जो नृत्य की जो मुद्रा रही है पशु पक्षियों की, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो अलग अलग जगहों पर दर्शाया गया है। उसी तरीके से हमारे जो नाट्य शास्त्र है, भारतीय नाट्य शास्त्र, उसके अंदर जो मोर है हमारा, उसको अलग अलग जगह नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन यूरोप के अंदर मोर को एक शैतानी ताकत के रूप में देखा जा सकता है। आगे हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत का जो नाट्य शास्त्र है, ये भारत का जो नाटक का पूरा ये जो सिलसिला रहा है, उसके अंदर जितना अच्छी तरीके से विवरण दिया गया है उतना अच्छा किसी और नाट्य शास्त्र के अंदर या किसी और नाट्य जो बुक रही है, हमारी कोई पुस्तक रही है, उसके अंदर उस तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं किया गया है जितना हमारा जो भारतीय नाट्य शास्त्र है उसके अंदर लिखा गया है। बाकी के जितने भी उसके बाद के जितने भी नाट्य शास्त्र वगैरह लिखे गए उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो दुर्लभता पाई गई, यानी उसको उसके अंदर उतनी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, हम ये कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपना कि आखिर जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसका महत्व क्या है। नाट्य शास्त्र का महत्व आप इजीली अपने आप बनाकर लिख सकते हो कि यही कि अगर नाट्य शास्त्र नहीं होता उस समय का जो हमारा, तो आज जितने भी नाटक लिखे जाते हैं या जो भी मूवी बनाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उतने प्राचीन समय में टीवी, इंटरनेट ये सब नहीं था। उस समय में सिर्फ नाटक वगैरह हुआ करते थे, अगर कोई भी परेशानी को लोगों को समझाना है तो। ठीक है, तो उसी को आगे चल कर क्या हुआ, आज हम देखते हैं कि आज हमारी मूवीज बनती हैं,
है ना, अलग अलग वेब सीरीज बनती हैं। तो अगर वो स्टार्टिंग नहीं होती, जो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हमारा जो पूरा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री खड़ी हुई है वो ना हो पाती। तो नाट्य शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व रहा है, हम कह सकते हैं। अब वो कैसे रहा है, आप इसको इजिली यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख रखा है। इसका लिंक आपको, नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको इजिली पढ़ लेना। बाकी नाट्य शास्त्र का महत्व आप बना के तो लिख ही सकते हो। अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रंगमंच के उद्भव और विकास को समझाइए। हमें बताना है कि जो भारत का रंगमंच रहा है उसका किस तरीके से विकास हुआ है और पारंपरिक रंगमंच की जो प्रवृत्तियां रही हैं उसका हमें विश्लेषण करना है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का परिचय देना होगा कि जो हमारा भारतीय रंगमंच रहा है उसका उद्भव किस तरीके का हुआ है। तो उसमें से आप थोड़ा सा आप उसके अंदर इंट्रो डाल दोगे, देन आप एक अपनी हेडिंग बनाओगे, भारतीय रंगमंच का उद्भव और विकास। ठीक है, जो हमारा भारतीय रंगमंच रहा है वो शुरू से क्या रहा है, हमारा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। जैसे कि भारत के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं, सबकी अलग अलग परंपराएं रही हैं, लेकिन जो रंगमंच है, जो नाट्य कला जो है, भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा आगे चल कर कह सकते हैं हम मूवी वगैरह बनना स्टार्ट हुई थी हमारी। भारत के शास्त्रीय रंगमंच का जो प्रारंभिक रूप है वो संस्कृत रंगमंच था। ठीक है, जो उस समय की जो भाषा हुआ करती थी, जो शुद्ध भाषा मानी जाती थी प्राचीन समय में, वो संस्कृत भाषा को ही माना जाता था। ठीक है, पश्चिम में ग्रीक और रोमन रंगमंचों के विकास के बाद ही अस्तित्व में आया। भारत के अंदर जो नाट्य शास्त्र है, जब पश्चिम के अंदर ग्रीक और रोमन के अंदर जब रंगमंच की स्टार्टिंग हो चुकी थी, विकास हो चुका था, उसके बाद ही ये भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है। भारत में रंगमंच जो है एक समृद्ध परंपरा रही है, मतलब एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। ठीक है, इसके अंदर रंगमंच के अंदर क्या होता है, जो मौसमी उत्सव से निकटता से संबंधित है, यानी जो मौसम के अंदर जो अलग अलग त्योहार आते हैं या अलग अलग वेशभूषा हमारे देश के अंदर पहनी जाती है, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर दिखाई जाती है रंगमंच यानी नाट्य के अंदर। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रारंभिक में क्या था, नाटक देवताओं की असुरों पर विजय जैसे दिव्य प्रसंग में प्रदर्शित किए जाते थे। यानी जो पौराणिक यानी पुराने समय में, यानी जो पुराण वगैरह लिखे जाते थे उसको हम क्या कहते हैं, पौराणिक कथाएं। उस समय के अंदर क्या होता था, उस समय में जो भी देवता या देवी वगैरह होते थे, वो जब असुर यानी जो बुराई पर जब विजय पा लेते थे, उनके विजय को जब नाटक के द्वारा दर्शाया जाता था, हम ये कह सकते हैं उस समय में ज़्यादातर यही प्रचलन में था। भारत में रंगमंच एक कथा के रूप में प्रारंभ हुआ था। भारत के अंदर जो रंगमंच की जो स्टार्टिंग हुई थी एक कथा के रूप में हुआ था, इन कहानी के रूप में हम कह सकते हैं उसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब ये हमारा हो गया इंट्रो, देन हम अब बताएंगे भारतीय रंगमंच का उद्भव और विकास। ठीक है, कथानक एवं नाटकी की कुछ झलक मिलने के कारण विद्वानों ने नाटक का पूर्व रूप माना है। जब ऋग्वेद जो हमारा काल रहा है उस समय में हमें इसके अंदर काफ़ी सारे हमें नाटकीय के कुछ झलक मिलती है, इसी वजह से जो विद्वान रहे उन्होंने नाटक को काफ़ी पुराना माना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी मैंने हाईलाइट करा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उसको अगर आप सिर्फ इनको भी याद रखते हो समझ लो हमारे एक तरीके के की पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन की पॉइंट्स को याद कर लिया तो देन आप इजीली पूरे आंसर को बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है आपका कि आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आपने एक बार रीड करा, आपको आसानी से आपके माइंड में ये बैठ जाए, देन आप इसे अपने एग्जाम में इजीली तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे एक विचारक है पणि, इनके द्वारा एक सूत्र लिखा गया था, उन्होंने उसके अंदर अपने उस समय के अलग अलग नाटकों का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, उसी तरीके से पतंजलि रहे, उन्होंने भी क्या करा है, अपने बालीवध और कश्मवध में नाटकों का उल्लेख करा है, जो उन्होंने अपने आंखों से खुद देखा था, उसको उन्होंने अपने इन सारी किताबों के अंदर आप कह सकते हो उल्लेख कर रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हज़ारों साल पुराने से ये पूरी ये जो कला है, नाट्य कला, वो पूरी चलती आ रही है। भारतीय नाट्य की हज़ारों वर्ष पुरानी परंपरा की प्रारंभिक कड़ियाँ स्पष्ट नहीं है। तो पुराने समय के जो जितने भी हमारे नाटक रहे हैं वो किस तरीके से थे, क्या क्या हुआ करता था, वो पूरी तरीके से स्पष्ट तो नहीं है, क्योंकि वो उस समय में हम या आप कोई तो वहाँ पर था नहीं जो बता सके। ठीक है, वो सब कुछ अस्पष्ट है, हम कह सकते हैं। नाट्य शास्त्र में जितने विस्तार के साथ नाट्य प्रस्तुति के विधानों और प्रयोगात्मक अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, तो पुराने समय में जो नाट्य शास्त्र रहे हैं हमारे, उन्होंने जो नाटक के बारे में उस समय की स्थिति को इतनी अच्छी तरीके से बताया, तो हम ये कह सकते हैं कि उससे भी पुराने समय में क्या था, नाटक की जो पूरी जो कला है, नाटक रचने की और नाटक दिखाने की, ये पूरी कला जो है शुरू से ही चलती आ रही है। इसके आगे क्या है हमारा, नाटक की प्रस्तुतिकरण के संबंध में जो हमें प्राचीन समय की जो भी हमें संकेत मिलते हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी आज की जो परंपरा रही है रंगमंच की, उसकी जितने भी तत्व हैं वो उस समय में भी उपलब्ध थे। इससे हम क्या कह सकते हैं, जो रंगमंच जो है हमारे जो नाटक की जो कला है वो पुराने समय से चलती आ रही है।
ठीक है। रामायण और महाभारत दोनों में ही नाट्य प्रदर्शनों का हमें उल्लेख मिलता है। पारंपरिक रंगमंच की प्रस्तुतियां माना जा सकता है, हम कह सकते हैं कि हमारी जो है पारंपरिक रंगमंच की प्रस्तुतियां, यानी जो पुराने समय की जो रंगमंच थी और उस समय की जितनी भी हमारी परंपराएं वगैरह थी, उस समय की परिस्थितियों को वो प्रस्तुत करती थी। बोध साहित्य जो हमारे रहे हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो नाटक का अभिनय है उसके अंदर चर्चा की गई है। जितने भी हमारे बोध साहित्य रहे हैं उसके अंदर भी हमें नाटक की जो चर्चा है वो हमें देखने को मिलती है। नाटक का अभिनय रचनात्मक अर्थ होता है। नाटक का जो मेन आप कह सकते हो मोटिव होता है वो क्या होता है, दर्शकों को मनोरंजन करना। ठीक है, पहले चरण क्या हो गया हमारा, जो काफी पुराना रहा है। उसके बाद जो हमारा रहता है, जो हमारा लौकिक धर्म को दर्शाता है रंगमंच के द्वारा, वो आ जाता है हमारा दूसरा चरण, जिसके अंदर मौखिक परंपराओं पर आधारित होता है। हमारा जो मौखिक यानी जो मुंह से बोली गई जितनी भी परंपराएं हैं उस पर आधारित जो नाट्य शास्त्र थे वो होता है हमारा मौखिक परंपरा, जिसको हमने दो भागों में विभाजित करा है। पहला जो है हमारा धार्मिक, दूसरा जो है हमारा लौकिक। पहला पार्ट रहा है इसके अंदर नाट्य शास्त्र का, उसके अंदर हमने देखा कि जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीज़ों को ही दर्शाया जा रहा था नाटक के अंदर। दूसरे के अंदर क्या है हमारा, दूसरे चरण के अंदर उसके अंदर लौकिक यानी जो हमारे मरने के बाद यानी काल्पनिक रूप से जो भी दर्शाया जाता है वो हमारा कहलाता है लौकिक रंगमंच। आगे आता है हमारा पारंपरिक रंगमंच। क्या है जो हमारा पारंपरिक रंगमंच में यह आएगा हमारा कि उस समय की तत्कालीन समय की जो भी परिस्थितियां रही हैं उसको क्या करना, प्रस्तुत करना लोगों के सामने, यानी उसको अभिव्यक्त करना, वो क्या कहलाता है, पारंपरिक रंगमंच कहलाता है। जो मध्यकाल जो रहा था भारत का, उस समय से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं परिपक्व हो गया था, यानी मजबूत हो गया था। लोगों ने इसको और पसंद करना स्टार्ट कर दिया था, देखना स्टार्ट कर दिया था। हम कह सकते हैं मध्यकाल के युग में और ज़्यादा ये क्या हो गया, परिपक्व हो गया था। एंड आगे हमारा क्या है, पारंपरिक भारतीय रंगमंच के रूप। इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा जो भी पारंपरिक रंगमंच रहा है उसका क्या क्या रूप रहे हैं। हमारे जो पारंपरिक रंगमंच के अंदर पहले रंगमंच का केवल महत्व को दर्शाया जाता था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जो अभिनय है, जो उसकी कथा रही है रंगमंच के अंदर, जो वर्णनात्मक कौशल रहा है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर अब निहित हो गई थी, यानी वो सारी चीज़ें भी अब उसके अंदर शामिल हो गई थी, यानी अब ये इसके रूप का हिस्सा बन चुकी थी। नृत्य रंगमंच के रूप की नींव है। जो नृत्य रहा है, जो डांस हम कहते हैं, जो नृत्य है वो रंगमंच का आप कह सकते हो एक नींव है। इसके बिना रंगमंच नहीं चल सकता है, जिसे गुजरात के भवाई के पारंपरिक रंगमंच के देखा जा सकता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, गुजरात का एक पारंपरिक रंगमंच का नाम बताया है, उसके अंदर जो नृत्य है वो बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। पारंपरिक भारतीय रंगमंच में जितने भी उस समय के पुराने रीति रिवाज वगैरह हुआ करते थे, उस समय की जो भी व्यवस्था हुआ करती थी, उन सबको दिखाया जाता था। किसके द्वारा, नाटक के द्वारा। पारंपरिक थिएटर रूपों में अभिनेताओं के प्रवेश या निकास के लिए कोई औपचारिक सेटअप नहीं है। यानी जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि अगर कोई भी नाटक हो या कोई भी शो हो या कोई मूवी आप एग्जांपल ले लो, अगर उसके अंदर हीरो या हीरोइन की एंट्री जब होती है, यानी उनका जब प्रवेश दिखाया जाता है, तो काफ़ी अलग तरीके से उनको दिखाया जाता है ना। उसका सेटअप अलग तरीके से बनाया जाता है, काफ़ी धांसू सी एंट्री करी जाती है। लेकिन उस समय के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। जो मेन अभिनेत्री वगैरह होते हैं, मेन आप कह सकते हो जो पात्र हुआ करते थे, वो उनके लिए कोई भी औपचारिक सेटअप नहीं हुआ करता था। जैसे नॉर्मल सबके लिए है उसी तरीके से नॉर्मल उनके लिए भी हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे आपको निष्कर्ष दे रखा है, यानी आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्मेट वाइज आपको समझाया गया है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज दी गई है। परिचय, देन आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है, निष्कर्ष, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट वाइज आपको नोट्स में समझा रखा है। आप इस नोट्स को ज़रूर परचेज कर लेना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया एवं उसके विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हर क्वेश्चन में हमें करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन का इंट्रो को समझाना है, यानी पहले परिचय देना है हमें क्वेश्चन का। ठीक है, नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया जो रही है हमारी, नाटक लिखे जाने से लेकर रंगमंच पर प्रस्तुत होने तक की विभिन्न चरण का समूह है। जैसे अगर कोई मूवी बनाई जाती है, सबसे पहले उसके अंदर क्या क्या सोचा जाता है कि आखिर उसके हीरो हीरोइन कौन होंगे, कहानी क्या होगी उसकी, और कैसी वेशभूषा होगी, कहाँ पे ये शूटिंग होगी, ये सारी चीज़ें सोची जाती हैं। देन उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करा जाता है। पहले उसकी शूटिंग होती है, उसके बाद उसी तरीके से जब हमारा नाटक प्रस्तुत होता है तो उससे पहले कई सारी चीज़ें सोची जाती हैं, समझी जाती हैं, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रस्तुतिकरण के अंदर आता है। यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है, नाटक लिखे जाने से लेकर, यानी उसकी कहानी क्या होगी, वहाँ से लेकर जब तक उसे रंगमंच पे, जब तक उसे लोगों के सामने पेश नहीं कर देते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे आप कह सकते हो चरण आते हैं। क्या क्या चरण आएंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, मूवी का एग्जांपल लेके सबसे पहले नाटक का चुनाव किया जाता है।
क्या कि उसकी स्टोरी क्या होगी, ठीक है। उसके अंदर पात्र यानी कौन मेन कैरेक्टर रहेंगे, कौन साइड रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें, पात्र वगैरह ये सब उसका चुनाव किया जाता है। यानी दृश्यबंध यानी किस जगह पे उसको शूट किया जाएगा, यानी उसको दिखाया जाएगा। वेशभूषा क्या रहेगी, प्रकाश वगैरह की, ध्वनि व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था किस तरीके से की जाएंगी, ये सारी चीज़ क्या कह सकते हैं हम, उसकी विभिन्न चरण कह सकते हैं। किसी एक स्तर पर हुई गड़बड़ी संपूर्ण परिश्रम पर पानी फेर सकती है। यानी अगर इन जितने भी ये चुनाव करने हमें, उसके अंदर अगर हमारे से कोई भी गड़बड़ी हो जाती है किसी से भी, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा नाटक हमारा खराब हो जाएगा, यानी उस पर पानी फिर जाएगा। नाटक की प्रस्तुति ही उसे संप्रेषणीय बनाते। संप्रेषणीय यानी लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करती है, लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो उसकी प्रस्तुति ही क्या बनाती है, उसे संप्रेषणीय बनाती है। अब इसके विभिन्न क्या रहे हैं, उसके प्रक्रिया रही है, वो सबसे पहले देखते हैं। हमारा यहाँ पे पॉइंट है निर्देशक। आखिर जैसे कि अगर किसी मूवी का एक डायरेक्टर होता है, उसको डायरेक्ट करने वाला मूवी को, इसी तरीके से नाटक में उसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशक। तो निर्देशक क्या करता है, सबसे पहले वो निर्देश देता है कि क्या चीज़ कब कैसे कहाँ होनी है, कौन पात्र होंगे, ये सारी चीज़ों का जो भी चुनाव करना है, वो उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, निर्देशक का होता है। निर्देशक प्रत्येक रूप से मंच पर उपस्थित भले ना हो, मतलब कि वो लोगों के सामने भले ना आता हो, लेकिन उसका नाटक के अंदर सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसी के निर्देश अनुसार वो पूरा नाटक जो है वो रचा जाता है। पात्रों का चयन भी हमारा निर्देशक ही करता है। तो पात्रों का चयन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई कैरेक्टर देना है, तो अगर जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे अगर किसी को युधिष्ठिर का कैरेक्टर देना है कि उसको ये वाला किरदार निभाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें चाहिए कि वो जो बंदा जो उसका किरदार पूरी तरीके से निभाएगा, उसका शरीर क्या होना चाहिए, पूरा बलशाली होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, उसकी वाणी जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख कर ही हम उसको क्या करेंगे, उसका चयन करेंगे, यानी उसका चुनाव करेंगे। यानी क्या कि अगर हमें कोई भी किरदार किसी को देना है, तो उसके जैसा ही एज इट इज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मिलता जुलता हुआ वो किरदार होना चाहिए। वही व्यक्ति पूरा अच्छी तरीके से उस किरदार को निभा पाएगा, ठीक है। आजकल आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि अगर किसी के ऊपर कोई मूवी बनाई जाती है, तो उसको बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहनना, उसी की तरह दिखना, उसी की तरह हेयर स्टाइल रखना, बियर्ड रखना, ये सब हीरो को करना पड़ता है, ताकि वो कैसा लगे, जो रियलिटी में वो बंदा है जिसके ऊपर वो मूवी बनाई जा रही है, उसी के तरह वो उसका जो पूरा जो वेशभूषा है, जो बाहरी जो भी चीज़ें हैं, वो उसी की तरह लगें, ठीक है। और अंदरूनी उसके भाव को भी, उसको जो पात्र है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको उसी तरीके से उसको निखारना होता है, हम ये कह सकते हैं। दृश्यबंध में यही आएगा हमारा, जो दृश्यबंध है अपनी सृजनात्मकता के द्वारा नाटक के अर्थ को संप्रेषित करता है। यानी जो हमारा दृश्य है नाटक का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, कि ज़्यादा तड़कीला भड़कीला नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का नाटक है उसी के अनुसार जो साइड का जो हमें हमारा वातावरण है, जो दृश्य होना चाहिए, वो उसी के अनुकूल होना चाहिए। जैसा नाटक वैसा ही साइड का हमारा पूरा सेटअप होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। रंगमंच के अंदर जो हमारी वेशभूषा है, प्रकाश है, उन सब की, ध्वनि की, इनका क्या योगदान रहा है हमारा। वेशभूषा के अंदर हम ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर हमें किसी का किरदार को निभाना है, तो सबसे पहले हमें उसके जैसे वेशभूषा पहननी पड़ेगी, यानी उसके जैसे हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे, जब जाके हम उसका किरदार निभा पाएंगे, ठीक है। अगर वो किसी हीरोइन का किरदार निभा रहा है, किसी औरत का किरदार निभा रहा है, तो जिस तरीके की वो कपड़े पहनती थी, जिस तरीके का वो हेयर स्टाइल रखती थी, उस तरीके का उससे पूरा बनना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं वेशभूषा का प्रयोग केवल अधिक चमक धमक दिखाने तथा दर्शकों को रोमांचित और आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि कैसा होना चाहिए, भाव दशा के अनुरूप हो तथा साथ ही युग अनुकूल हो। यानी जिस तरीके का वो युग है, जिस तरीके की वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस चल रहा है पूरा, जिस तरीके की उस युग के अंदर जो ड्रेस का प्रचलन है, वैसी ड्रेस होनी चाहिए, और जिसका वो किरदार निभा रहा है, उस किरदार के अनुरूप ही वो ड्रेस, यानी जो भी पूरी उन्हें कपड़े वगैरह पहने हैं, वो होने चाहिए। इसके अंदर हमारा यही आएगा कि जो प्रकाश योजना है, वो नाटक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। आखिर वो कैसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, प्रकाश के द्वारा ही किसी भी नाटक या मूवी वगैरह में देख लो, मंच के ऊपर सुबह की जा सकती है, शाम की जा सकती है, अंधेरी या चांदनी रात की जा सकती है, बरसात की जा सकती है, यानी वहाँ का पूरा वातावरण को बदला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ठीक है। और दर्शकों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो दर्शक हैं उनकी जो मन की स्थिति है, उसको क्या कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं, उनको
वो अटैच कर पाते हैं। इसलिए जो हमारा प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा प्रकाश की समुचित व्यवस्था नाटक में जान डाल देती है। यानी जो अगर प्रकाश नहीं होगा नाटक के अंदर, रोशनी नहीं होगी, यानी किस तरीके की लाइटिंग होनी चाहिए, कहाँ पे किस तरीके का सीन होना चाहिए, वो अगर नहीं होगा तो नाटक जो हमारा होगा वो पूरा बेजान हो जाएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर जो प्रकाश की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी तरीके से अगर की गई है तो वो क्या कर देगा, वो पूरे नाटक के अंदर जान डाल देगा, यानी लोगों को बहुत ज़्यादा वो पसंद आने लगेगा। अभिनय के बिना क्या है, कभी भी ये कल्पना नहीं की जा सकती हमारे नाटक की। यानी अगर कोई कहानी ही नहीं लिखी गई है तो वो नाटक ही नहीं रचा जाएगा, कोई पात्र भी नहीं होंगे, यानी ना वहाँ पे लोग दर्शक देखने आएंगे नाटक को। यानी अभिनय के बिना कोई भी हमारा नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रस्तुति के अन्य तत्व अभिनय को सिर्फ वास्तविक बनाने का कार्य करते हैं। यानी जो जो बाकी जितने भी हमारे तत्व रहे हैं नाटक के अंदर, चाहे पात्र हो गए, निर्देशक हो गए, है ना, दृश्य वगैरह जी सारी चीज़ें होगी, जितने भी तत्व रहे हैं वो सिर्फ क्या करती हैं, अभिनय को क्या बनाती हैं, वास्तविक बनाती हैं। यानी जो कल्पना की गई है, जो सोचा गया है, उसको वास्तविक रूप से लोगों के सामने पेश करती हैं। अभिनय के बिना वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं संभव नहीं। अभिनय बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य द्वारा किसी दूसरे मनुष्य के कार्य व्यवहार की अनुकृति है। आगे क्या, हमारा अभिनय किसी मनुष्य द्वारा किसी दूसरे मनुष्य के कार्य व्यवहार को क्या करता है, लोगों के सामने पेश करता है। हम कह सकते हैं चेष्टा दिया की अनुकृति है। यानी अगर किसी का वो किरदार निभा रहा है दूसरे मनुष्य का, तो वो क्या करता है, पात्र उस मनुष्य के पूरे किरदार, उसके व्यवहार वगैरह को लोगों के सामने पेश कर रहा है। ठीक है, ये हमारा अभिनय हो गया, ये इसका निष्कर्ष हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटक को सफल बनाने में दर्शकों की भूमिका पे हमें प्रकाश डालना है। अगर कोई भी नाटक लिख दिया गया है और उसकी प्रस्तुति हो चुकी है, अब उस नाटक को आखिर जो दर्शक हैं यानी जो जनता है वो कैसे सफल बना सकती है, उसकी भूमिका को हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। सबसे पहले आप सिंपल से यहाँ पे जो हमारा नाटक है उसका इंट्रो दे दोगे, ये तो आप इजीली कर सकते हो। आपको सबसे पहले हर क्वेश्चन में इंट्रो देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरा फॉर्मेट वाइज आपको इस नोट्स में अच्छी तरीके से समझा रखा है। इस नोट्स को परचेज कर लेना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यहाँ पे आपको नाटक का सिंपल परिचय देना है। जो हमारा जो नाटक शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, पाश्चात्य साहित्य के जो ड्रामा है उससे लिया गया है। हमारा जो भरत मुनि रहे हैं, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, उन्होंने ही सबसे पहले क्या करा था, नाटक के बारे में विस्तार से लिखा था। और उन्होंने ये क्यों लिखा था ये भी मैंने आपको बताया, जब उन्होंने ब्रह्मा ने उनको आदेश दिया नाटक लिखने का, जब उन्होंने नाटक शास्त्र को लिखना स्टार्ट करा था। ठीक है, इस तरीके से आप परिचय बता दोगे। देन जो दर्शकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसको बताना है, उसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो इजिली। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या आपके माइंड में अगर कोई पॉइंट्स हो कि हाँ दर्शक कैसे भूमिका निभाते हैं किसी भी नाटक को सफल बनाने में, तो आप उन पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे तो इसी का जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर क्या है, हमारा प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि के अंदर हमारा ये है कि जो दर्शक हैं वो जो अभिनय करने वाले अभिनेता या अभिनेत्री हैं, उनको अगर वो क्या करेंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे, तो इससे क्या होगा कि उनका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा और वो अच्छी तरीके से और भी आगे के नाटकों में अपना किरदार को निभा पाएंगे। तो ये इनका एक रोल हो गया। शांति का योगदान, यानी जो शांतिपूर्ण तरीके से हॉल के अंदर बैठकर वो नाटक को पूरे अच्छी तरीके से देखें, कोई भी भागदौड़ ना मचाएं, है ना, और अलग अलग तरीके की कोई भी आवाज़ ना निकालें, शांति से नाटक को समझें और उसको लोगों के समझने के बाद उसकी जो भी अच्छाइयाँ रही हैं नाटक की वो लोगों को जाकर बताएं, ताकि और भी लोग उस नाटक को आके देखें। ठीक है, जब खुद ही हम उसको अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे उस नाटक को, तो हम दूसरे को जाकर क्या बताएंगे कि वो नाटक कैसा था, या कोई भी मूवी भी कह सकते हो आप, वो मूवी कैसी थी। जब हम खुद अच्छी तरीके से समझेंगे देन हम किसी और को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, है ना। तो फिर उसको बताएंगे, वो देखने जाएगा, फिर वो आगे किसी को बताएगा। तो इस तरीके से जो हमारा नाटक जो है पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र देना चाहिए, जो भी हमारे उसके अंदर जो पात्र वगैरह हैं उसको अगर हम पात्रों को अगर हम प्रमाण पत्र वगैरह देते हैं तो उससे क्या होगा, उनको एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आगे जो भी उनके भविष्य में जो भी इसी लाइन में अगर उनको काम करना है तो वो प्रमाण पत्र उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर हमारा है समय पे आना। जो नाटक है जब वो स्टार्ट होने वाला है उसी समय जो दर्शक अगर उसी समय आएंगे तो क्या होगा, भगदौड़ मच जाएगी, लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। इसलिए क्या है, दर्शकों को समय पे आना चाहिए और उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए हॉल के अंदर, और अशांतिपूर्ण तरीके से उसको नाटक को देखना चाहिए।
ठीक है। और भी इसी तरीके से यहाँ पे आपको पॉइंट बता रखे हैं, जैसे विज्ञापन, कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, दर्शकों की अनिवार्यता ज़रूरी है, दर्शकों की अधिक संख्या होनी चाहिए, जितने ज़्यादा दर्शक होंगे उतना ही वो जो नाटक है वो सफल बन पाएगा। टिप्पणी करना, जो नाटक हमने देखा है उसकी क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या बुराइयाँ रहीं, अलग अलग जगह हम लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी जो भी हमने उस नाटक को देखने के बाद जो समझा उसके ऊपर हम टिप्पणी करें। तो ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ईजी पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो आप ईजी तरीके से याद कर सकते हो, ईजिली तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनय का स्वरूप बताते हुए उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, नाटक के अभिनय के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी इसके अंदर हमें सबसे पहले बताना है अभिनय का स्वरूप, देन उसके प्रकार, एंड में बताना है हमें उसका महत्व को बताना है। इसमें आपको परिचय में यही बताया गया है सिंपल सा कि आखिर अभिनय होता क्या है। अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वह किसी कथा को दर्शाते हैं। यानी सिंपल हम समझ सकते हैं कि जो भी अभिनेता और जो अभिनेत्री हैं जब किसी भी कहानी को वो दर्शा रहे हैं वही हमारा क्या है, अभिनय है, ठीक है। यानी वो जो नाटक कर रहे हैं वही क्या है, हमारा अभिनय है। अभिनय का स्वरूप क्या है हमारा, यहाँ पे सीधा बताया गया है, अभिनय के माध्यम से ही नाट्य रचना रंगमंच पर अवतरित होती है। यानी अवतरित यानी उसको दर्शाया जाता है, यानी उसको अभिव्यक्त किया जाता है। जब लेखक के द्वारा जब कोई कहानी लिख दी जाती है उसके बाद जो भी अभिनेता या अभिनेत्री जो होते हैं उस पूरे कहानी को जब सजीव रूप देते हैं, उसका पूरा नाट्य करते हैं, नाटक करते हैं, उसी को अभिनय कहा जाता है। और फिर उसको लोगों के सामने पेश करते हैं रंगमंच के ऊपर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है हमारा नाट्य शास्त्र का, ठीक है। अभिनय की यहाँ पे परिभाषा क्या दी गई है, नाट्य के मुख्य अर्थ को समाजिकों तक ले जाने वाली कला अभिनय है। जो नाटक का जो मुख्य अर्थ है, जो उसका जो भी कोई कहानी लिखी गई है, कोई कथा लिखी गई है, उसका जो मेन अर्थ क्या है वो कौन बताएगा, अभिनय बताएगा। शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक नाट्य प्रस्तुति के लिए वेश एवं मुख सज्जा भी अनिवार्य है। यानी अगर कोई भी नाट्य प्रस्तुति हो रही है उसके लिए अपने आप मतलब कि मुख्य सज्जा यानी मुंह को सजाना और वेशभूषा पहनना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इसी से अभिनय के 4 प्रकार हमारे सामने आते हैं। वो कौन सा, हमारा आंगिक, वाचिक एवं सात्विक एवं आहार्य। ये 4 प्रकार है हमारे किसके, अभिनय के। इन चारों प्रकार को हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय के अंदर वो आता है जब शरीर के अंग को मुद्रा के रूप में लोगों के सामने पेश किया जाए। जैसे कि अगर कोई नाटक है उसके अंदर अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो वो किस तरीके से उसको उस एक्सप्रेशन को लोगों को समझाएगा कि हाँ मुझे क्रोध आ रहा है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो उनको क्या लगना चाहिए, हाँ कि उस बंदे को रियलिटी में वो गुस्सा आ रहा है या क्रोध आ रहा है। जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी के अंदर अगर कोई बंदा रो रहा है तो लगता है हाँ वो रियलिटी में रो रहा है, और हमें भी रोना आ जाता है साथ साथ में, है ना। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो लगता है कि हाँ इसको सच्ची में गुस्सा आ रहा है। वो कैसे होगा, उसके लिए उसको कोई एक मुद्रा बनानी पड़ेगी, यानी एक शारीरिक मुद्रा होनी चाहिए उसके लिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, क्रोध के अवसर पे क्या कर सकता है, वो पैर पटक सकता है एंड अपना मुक्का तान सकता है, यानी मुक्के को बांध सकता है। अगर वो हाथ जोड़ेगा लोगों के सामने तो ऐसा लगेगा कि हाँ वो लोगों को सम्मान दे रहा है। और प्रेम प्रेमिका अगर अपना प्रेम दिखा रहे हैं तो उनको थोड़ा रोमांस करना पड़ेगा, उसके ऊपर मतलब अलग अलग तरीके की कह सकते हैं हम शारीरिक मुद्रा बनानी पड़ेगी, तभी क्या होगा, हमारा आंगिक अभिनय कहलाएगा। यानी अंग के द्वारा जो मुद्रा बनाई जाती है और उसके द्वारा उस भाव को लोगों तक पहुंचाना, वो कहलाता है हमारा आंगिक मुद्रा। भावों के संप्रेषण में ये अधिक सहायक होता है। यानी जब तक हम कोई मुद्रा नहीं बनाएंगे, आंगिक अभिनय नहीं करेंगे, जब तक हमारा कोई भी भाव लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए काफी ज्यादा सहायक है। भावों को दर्शकों तक प्रेषित करने के लिए ये अवश्य है कि वह शारीरिक धरातल पर ही प्रयास करें, यानी अपने शारीरिक रूप से इस तरीके से दिखाएं कि हाँ उन्हें क्रोध आ रहा है, हाँ उन्हें प्रेम आ रहा है, हाँ उन्हें रोना आ रहा है। इस तरीके की मुद्राओं को वो बना सकते हैं। आंगिक अभिनय पात्रों, घटनाओं, विचारों और भावों के अनुरूप होना चाहिए। यानी जो भी वो अगर आंगिक अभिनय कर रहे हैं, जो भी शारीरिक रूप से जो भी मुद्रा बना रहे हैं, वो पात्र के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। घटना यानी जो भी उस समय की घटना घट रही है, यानी अगर कोई हंसी की बात चल रही है और उस समय में अगर उस पात्र ने गुस्सा कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। उस समय के जिस तरीके के विचार रहे हैं, भाव रहे हैं, उसके अनुरूप वो पूरा जो शारीरिक मुद्रा है वो उस तरीके की
उसके अनुरूप ही बननी चाहिए। वाचिक अभिनय में हमारा आएगा, वाचिक का मतलब है वाणी, यानी उस वाणी कैसी होनी चाहिए, किसी भी पात्र की वाणी वैसी होनी चाहिए जो उसको किरदार दिया गया है। ठीक है, अगर किसी को कोई बलशाली इंसान बनकर कोई वो किरदार निभा रहा है तो उसकी आवाज़ एकदम भारी होनी चाहिए, उसका शरीर एकदम बलशाली होना चाहिए। अगर कोई एकदम मासूम सा बना है तो वो क्यूट सा होना चाहिए, इनोसेंट फेस होना चाहिए। इस तरीके का उसका पूरा जो फेस स्ट्रक्चर है, भाव है, वो पूरे उसके फेस पे दिखना चाहिए। उसकी वाणी जो है यानी जो उसकी आवाज़ है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से आवाज़ भी काफ़ी हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी नाटक को प्रस्तुत करने के अंदर। ठीक है, संवाद कथन करते करते अभिनेता मौन हो जाते हैं, इसका भी महत्व है। इसका महत्व कैसे है, जब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट नहीं कि सीधा सीधा अपनी ही बात कहते जाएं। हमें एक जगह पे फुल स्टॉप लगाना होता है ताकि हमें सामने वाले की बात भी सुननी होती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बोल के देन चुप हो जाना, कुछ और दिखाना, इस तरीके से हमें अपनी भावों को क्या करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, जितने भी पात्र होते हैं अलग अलग, जैसे कि अलग अलग इंसानों की आवाज़ अलग होती है, वाणी अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है। सबका जो तरीका है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और उसको क्या करना होता है, जिस तरीके का उनका किरदार दिया गया है उस तरीके की उनकी वाणी होनी चाहिए, बोलने का तरीका उस तरीके का पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसको पूरे अभ्यास के द्वारा वो सुधार सकते हैं। सात्विक अभिनय, यही हमारा थर्ड पॉइंट है। इसके अंदर क्या आता है हमारा कि इस जो शारीरिक अंग के जो विकार हैं, यानी जो विकार का मतलब होता है जो बुराइयां हैं शारीरिक अंग की, उसको हम क्या कहते हैं, सात्विक भाव कहते हैं। सात्विक भाव के अंदर है जैसे अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, अगर किसी को स्टेज पे जाकर लोगों के सामने कुछ बोलने में डर लगता है तो क्या आ जाएगा, उसके चेहरे पर क्या हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे और जो शरीर है वो कांपने लग जाएगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके की शारीरिक मुद्राएं जो हैं लोगों को दिखने लग जाएंगी और लोगों को पता चल जाएगा कि इस बंदे को डर लग रहा है या इसको बोलना नहीं आता है सबके सामने। ठीक है, इस तरीके के जो हम कह सकते हैं भी इसका एक अंग बन जाता है हमारा अभिनय का, सात्विक अभिनय। ठीक है, मन में भय आ जाएगा, डर लगने लगेगा, तो इस तरीके के अलग अलग हमारे फेस एक्सप्रेशन हो सकते हैं। और ये जितने भी हमारे भाव रहे हैं उनको वो कब दिखा सकता है, अगर अभिनेता जो है, वो जो पात्र है, उसको अगर मंच पर अभिनय करना है, नाटक करना है, तो उस समय अगर जो दुख का एक्सप्रेशन जो है अपने फेस पे लाए, डर का माहौल है तो डर वाला एक्सप्रेशन लाए, पीड़ा दर्द का है, और अगर शोक का है यानी निराश होने का है और खुशी का है, तो ये जो अलग अलग अवसर पर जिस जिस तरीके का हमारा फेस बनता है, जिस जिस तरीके की हमारी खुशी फेस पे आती है या दुख जो आता है, उस तरीके का पूरा उनको अपने फेस पर वो एक्सप्रेशन लाना होता है अभिनेता को। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय के अंदर ये होता है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको किसी शादी में जाना है तो आप कैसे कपड़े पहने होंगे, थोड़े जो अच्छे हों, सुंदर दिखते हो वैसे हो। अगर आप किसी की ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर शोक का माहौल हो तो वहाँ पे आप कैसे कपड़े पहनोगे, सादा सिंपल से कपड़े पहनोगे। अगर स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पे तो आप शादी वाले कपड़े नहीं पहन सकते हो, आपको वहाँ की परिस्थिति के अनुसार ही उन कपड़ों का चयन करना होगा। अपनी रूप सज्जा यानी अपने हेयर स्टाइल वगैरह जैसे आप दिखते हो उस सबको उस परिस्थिति के अनुसार ही आपको ढालना होगा। उसी तरीके से जो पात्र है उसको भी वैसे ही करना होता है। उस समय वहाँ का जैसा देश है, वहाँ की जो वेशभूषा है, जो उसको पात्र मिला है, उस किरदार के अनुसार ही उसको अपनी पूरा जो है क्या करना होता है, रूप सज्जा को बनाना होता है। ठीक है, समझिए। लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं। जो लोग जो हैं वो हम सभी क्या करते हैं, जो हमारी सामाजिकता है, ठीक है, जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारी आर्थिक स्थिति जिस तरीके की है, हम महंगे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, फैंसी कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो हम सादा सिंपल कपड़े पहनेंगे। और जो भी हमारा पारंपरिक जो भी प्रचलन रहा है उसके अनुसार, मतलब अलग अलग तरीके के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने वस्त्रों का चयन करते हैं। उसी के अनुसार ही पात्रों को भी उसी तरीके के जो वस्त्र वगैरह हैं वो दिए जाते हैं, जिस तरीके का उनको किरदार दिया जाता है। ठीक है, नाटक में अभिनय का महत्व क्या होता है? अभिनय के माध्यम से ही समाज एवं व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन नाटक है। क्या है यहाँ पर, अगर कोई कथा लिख दी गई है उसको कौन निभाता है? अभिनेता और अभिनेत्री जो है उसको पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं, अभिनय करते हैं और वो लोगों तक उसको व्यक्त करते हैं, यानी उसको बताते हैं, उसके चरित्र को बताते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग जो विचारक रहे हैं उन्होंने कुछ नाटक के ऊपर अपनी टिप्पणियाँ दी हैं, यानी अपने विचार दिए, अपने मत दिए, उसको आप रीड आउट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आ जाता है हमारा नाटक में अभिनय। अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किए जाने वाला वही कार्य होता है जो कथा को दर्शाता है। यहाँ पे वही सिंपल वही बात बताई गई है आपको कि अभिनय वही है जो अभिनेता या जो अभिनेत्री हैं
उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, यानी जो नाटक जो किया जा रहा है वो कथा को दर्शा रहा है, यानी कहानी को दर्शा रहा है, वही हमारा अभिनय होता है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, थिएटर गेम के द्वारा आत्मविश्वास कैसे बनता है, थिएटर गेम की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसके अंदर हमें थिएटर गेम्स के बारे में बताना है, वो कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसकी क्या भूमिका है वो बताना है। सबसे पहले आपको इंट्रो देना है सिंपल सा, कि जो रंगमंच और जीवन में खेलों की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम कोई भी खेल गेम वगैरह खेल रहे हैं, उससे क्या होता है, हमें एक तो हमारी सोचने की और समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हम अलग तरीके से सोच पाते हैं, हमारा नज़रिया बदलता है। ठीक है, और इस अलग अलग गतिविधियों को कर जो हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं वो बाहर आती हैं। हमारी जो कौशल है, हम कह सकते हैं स्किल जो है, वो हमारे सामने निखर कर आती है। थिएटर गेम वह गतिविधि है जिसके उद्देश्य प्रतिभागियों को मूल्यवान और कौशल सिखाना होता है। ठीक, प्रतिभागी जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा है, यानी जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया है, उसको मूल्यवान बनाना, यानी उसके अंदर की जो भी स्किल कौशल है उसको सिखाना होता है। ठीक है, थिएटर गेम के द्वारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, जैसे अगर हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमें वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे से आने लग जाता है। उसी के द्वारा अगर हम थिएटर गेम की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर खेल के दौरान जो बार बार जो दोहराने की जो प्रक्रिया है वो बार बार होती है, तो उससे क्या होता है, सोचने, बुद्धि और स्मरण की जो शक्ति है उस पर जोर पड़ता है। और खेल में कुछ बनना, कोई जीव जंतु बनना, अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करना आदि सभी खेल बच्चे के विकास में साधक बन जाते हैं। यानी अलग अलग तरीके की जब हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सोचने समझने की क्षमता जो है, स्मरण करने की जो शक्ति है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और बच्चे के विकास के लिए, जो भी उसके अंदर जो भाग लिया है जिस भी बच्चे ने, उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी यानी साधक मानी जाती हैं। ठीक है, नाटक में खेल की जरूरत और महत्व पर निर्देशक पुंज प्रकाश बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बात कही, क्या कहते हैं, नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा या प्ले कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खेल यानी जो हम खेल खेल रहे हैं, और खेलना भी, दो तरीके के अर्थ इसके अंदर निकल के आते हैं। प्ले का अर्थ ही होता है क्या, खेलना, यानी हम अपनी स्किल को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, यानी अपने कौशल को बढ़ा रहे हैं। उस काम को अगर हम बार बार कर रहे हैं एक काम को, तो उसके अंदर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसलिए थिएटर गेम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, छात्र जो होते हैं उनके मनोविज्ञान को बढ़ाते हैं, उसको मजबूत करते हैं। और जो छात्र है, और जो जिसने इसके अंदर भाग लिया है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी समझने लग जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो थिएटर गेम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब थिएटर गेम की भूमिका क्या रही है, क्या करता है, ये रंगकर्मी छात्र ध्यान के केंद्रित करना सीख जाते हैं, यानी अच्छी तरीके से उनका जो फोकस है वो बढ़ जाता है। और वो टीम के अंदर काम करना सीख जाती है, क्योंकि नाटक के अंदर सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारे जने होते हैं, तो वो टीम के अंदर काम करना वो थिएटर गेम के द्वारा ही सीख पाता है। टीम पर विश्वास करना, लोगों पर विश्वास करना, ये सारी चीज़ें वो किसके द्वारा सीखता है, थिएटर गेम के द्वारा सीखता है। एंड जो हमारा 5th पॉइंट है उसके अंदर क्या है, हमारा आत्मविश्वास अपने पर और अपनी टीम पर। वो खुद को तो मतलब ये समझता है कि हाँ मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया है, उसके अंदर खुद भी आत्मविश्वास आ जाता है, और अपनी टीम के अंदर भी वो आत्मविश्वासी लोगों को समझने लग जाता है। किसी के साथ जुड़ने की क्षमता के अंदर विकास आता है, लोगों के साथ मिलकर काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। आगे यहाँ पे और भी सारे पॉइंट दे रखे हैं आपको, वो आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नए वातावरण से मतलब कि पहचान पाता है, अभिव्यक्त क्षमता की विकास होता है, निरीक्षण करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। यानी आप कह सकते हो यानी अलग अलग चीज़ों का बच्चे के अंदर विकास होता है थिएटर गेम के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो था 6th क्वेश्चन वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवाद वाचन का अर्थ क्या है, उसके महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है हमें कि आखिर संवाद होता क्या है। संवाद वही जैसे हम नाटक के अंदर, फिल्मों के अंदर जो भी डायलॉग होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। ठीक है, जो हमारा संवाद है उसका जो मूल शब्द है वो हमारा है क्या है, वाद। ठीक है, और जो सम है वो हमारा उसका उपसर्ग है, और उसका अर्थ ही क्या होता है, बातचीत करना, यानी एक दूसरे से बातचीत करना है। डायलॉग जो होते हैं हमारे वो किसके द्वारा होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या होता है, वार्तालाप जो होती है, जो संवाद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संभाषण या संवाद के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है, संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है, जो डायलॉग बोले जा रहे हैं नाटक वगैरह के अंदर वो काल्पनिक भी हो सकते हैं या वास्तविक भी हो सकते हैं। ठीक है, हम उसको कल्पना के रूप में भी लिख सकते हैं या उसको हम वास्तविक रूप से भी
बता सकते हैं। आगे यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपको बताया गया, अगर आप एक छात्र हो और आपके कोई अध्यापक हैं, उन दोनों की जो संवाद जो लेखन है यानी बातचीत करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा। उसी तरीके से अगर कोई पुलिस है, पुलिस अधिकारी और कोई अपराधी है, उनके जो बोलने का तरीका होगा वो अलग होगा और एक अपराधी के बोलने का तरीका अलग होगा। यानी हम कह सकते हैं हर इंसान का बोलने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, उन दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम किसी अपने मित्र से बात कर रहे हैं, अगर हम अपने किसी टीचर से बात कर रहे हैं, तब हमारी जो बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा। और महिलाओं को बोलने का तरीका, पुरुषों को बोलने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जब किसी को हम नाटक के अंदर कोई पात्र दे रहे हैं, कोई अभिनय करने के लिए दे रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमें कौन से डायलॉग देने हैं, किसको, जो उसके ऊपर सूट करें। जिस तरीके की हमें संवाद हमें अच्छा लगता है, उस पर जो सूट करता है उसी तरीके के वो पूरे जो संवाद हैं यानी जो डायलॉग हैं वो देने चाहिए। यानी उनकी लिंग को देखकर, उनकी उम्र को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर और जो उनको किरदार दिया गया है उसके अनुसार ही वो संवाद यानी वो डायलॉग जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, और संवाद को अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो यहाँ पे आपको बता रखा है सिंपल। और डायरेक्ट आपको फिर बता रखा है यहाँ पे संवाद का महत्व क्या है। आखिर अगर किसी भी नाटक के अंदर अगर डायलॉग नहीं होंगे तो उसके अंदर मज़ा ही नहीं आएगा। अगर वो बात ही नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे से, चुपचाप रहेंगे, तो हम देखने क्यों जाएंगे। वो बातचीत करते हैं, अपने विचारों को बताते हैं, उसी के द्वारा तो दर्शक समझ पाते हैं कि आखिर इस नाटक के अंदर है क्या, है ना। संवादों के माध्यम से व्यक्ति अपने संवाद में इस्तेमाल होने वाले शब्द के जरिए ना सिर्फ अपने मन की बात को कह पाता है, बल्कि वो अपने भावों को भी बेहतर तरीके से क्या कर पाता है, नाटक के रूप में देखकर प्रकट कर सकता है। यानी अपने भाव को भी दर्शा पाता है लोगों के सामने, और जो उसके मन की जो स्थिति है उसको भी बता पाता है, किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ संवाद के द्वारा। इसलिए संवाद जो है हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन के हर पड़ाव में समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कोई हमें जानेगा नहीं। इसलिए संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें कहीं पे भी अपनी छवि यानी अपने आप को दिखाना है, अपनी जगह बनानी है। इससे आप अपने टैलेंट और ज्ञान का प्रदर्शन भी जानकारी लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारे अंदर स्किल है, उसका प्रदर्शन हम किस तरीके से करेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, जब तो लोग हमें जानेंगे और उस चीज़ को समझ पाएंगे। जब संवाद ही नहीं होगा, बातचीत ही नहीं होगी, तो वो कैसे समझ पाएंगे। संवाद के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए संवाद क्या हो जाता है, हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। संवाद के ज़रिए आप अपनी क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं, जो भी हमें आता है, उसको क्या कर सकते हैं, दुनिया के सामने हम उसको सिखा भी सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है, संवाद के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और लोगों को ये बता सकते हैं कि हमने क्या सीखा है। नए लोगों से जान पहचान भी बनाने में हम सक्षम हो पाते हैं। यानी जो नए लोग हैं उनसे मिलने जुलने में, उनसे बातचीत करने के बाद ही हम क्या कर पाते हैं, उनसे वो सक्षम हो पाते हैं। एंड जो हमारा 4th पॉइंट है वो क्या है, हमारा संवाद के जरिए हम क्या कर पाते हैं, अपने आप को और बेहतर तरीके से जान भी सकते हैं। कैसे, अगर हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हिचकिचाते हैं लोगों से बोलने में, लेकिन हम जब अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत करेंगे, संवाद यानी डायलॉग बोलेंगे या जो भी बातचीत करेंगे, तो उससे हम क्या होंगे, सक्षम हो पाएंगे, अपने आप को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे और लोग हमें जान पाएंगे, हमारे कौशल को जान पाएंगे। इसलिए संवाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बता रखा है, ये सत्य है कि अभिनेता और जो अभिनेत्री होते हैं कितने ही कुशल क्यों ना हो, कितना ही उनके अंदर स्किल क्यों ना हो, लेकिन यदि उनका जो संवाद है, बोलने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं होगा तो वो लोगों को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब लोगों को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरीके का उनका किरदार दिया गया है और जो उनको बोलने का तरीका है, जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, शाहरुख खान हो गए और भी जितने भी हमारे अभिनेता जो भी अभिनेत्री रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उनके डायलॉग, उनका स्टाइल, उनके बोलने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। इसलिए वो आज इतने फेमस हैं, सिर्फ और सिर्फ संवाद के द्वारा। संवाद वाचन जितना अच्छा होगा उतना ही लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। ठीक है, अभिनेता और जो अभिनेत्री उनकी आवाज़ भी क्या होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो लोगों को दिल तक छू सकें। ठीक है, जैसे हीरो की आवाज़ क्या होनी चाहिए, काफ़ी भारी होनी चाहिए, है ना। उसी तरीके से जो अभिनेत्री है, जो लड़की है, उसकी आवाज़ पतली होनी चाहिए ताकि लोगों को वो पसंद आए। ठीक है, अच्छी आवाज़ कला और कलाकार दोनों के लिए वरदान है। ऐसा तो नहीं है हर किसी की आवाज़ अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी है तो वो उसका क्या कह सकते हैं, वो ईश्वर का वरदान है। ठीक है, ईश्वरीय रूप से उसको वरदान दिया गया कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है।
ठीक है, उसका किस तरीके से और कब कैसे प्रयोग करना है वो मानव पर निर्भर करता है। अगर किसी को आवाज़ अच्छी दे दी गई है लेकिन वो उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी। इसलिए मानव को ये तय करना होता है, उस पे निर्भर होता है कि वो उस आवाज़ यानी उस वरदान को किस तरीके से वो प्रयोग करेगा। आगे हमारा है जो संवाद वाचन पर समुचित ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करता है जो संवाद जो है हमारा दर्शकों से संबंध स्थापित कर सकेगा। क्योंकि जब कोई भी नाटक वगैरह दिखाया जाता है उसके अंदर जितने भी डायलॉग्स वगैरह हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए तो कि वो दर्शकों से डायरेक्ट क्या बना ले, कनेक्शन बना ले, यानी उनसे संबंध स्थापित कर लें। इस तरीके का जो हमारा है संवाद होना चाहिए। इस तरीके से आगे देखते हैं हम अपना आप क्या है हमारा संवाद की प्रक्रिया क्या रही है। संवाद क्या है वो तो अभी हमने समझ लिया और क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझ लिया। अब देखते हैं उसकी प्रक्रिया क्या रही है हमारी। तात्विक वाचन, सुनियोजित वाचन, पांडुलिपि वाचन एंड स्मृति वाचन, ये इसकी क्या रही है हमारी प्रक्रिया रही है। जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो आखिर जो अभिनेता जो अभिनेत्री है उसको कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा तात्विक वाचन। तात्विक वाचन के अंदर आता है सुधार करते रहने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, तात्विक वाचन। यानी जैसे उनको एक कॉपी दी गई है, एक पूरा डायलॉग की एक कॉपी पकड़ा दी गई कि तुम्हारी ये डायलॉग है, तो उसको वो सुधार करने के लिए निर्देशक के द्वारा जो भी निर्देश देंगे उसके अनुसार वो बोलेगा और उसकी बार बार प्रैक्टिस करेगा, यानी उसके अंदर सुधार करेगा। निर्देशक उसको बताएगा नहीं इस तरीके की नहीं, इस तरीके से बोलो, इस तरीके की आवाज़ निकालो, यहाँ पे किस तरीके की आवाज़ होनी चाहिए, क्या किस जगह पे हमें सॉफ्ट रहना है, किस जगह पे हमें आवाज़ ऊंची करनी है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो कब बताएगा, कौन बताएगा, यानी निर्देशक बताएगा, निर्देश करेगा उस चीज़ को, यानी उस चीज़ को वो डायरेक्ट करेगा और उसके अंदर वो बार बार सुधार करेगा जो भी अभिनेता और जो अभिनेत्री हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तात्विक वाचन कहते हैं। सुनियोजित वाचन के अंदर ये होता है जो हमें स्क्रिप्ट दी गई है, जो कॉपी दी गई है उसी के अनुसार ही क्या करना होता है, पूरे संवाद की प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। जो पूरी कॉपी दे दी गई है उसी के अनुसार पूरा संवाद एक बार में बोलना होता है, ठीक है, उसी की पूरी तैयारी की जाती है। पांडुलिपि वाचन के अंदर ये होता है कि कॉपी को देखकर बार बार अभ्यास करना होता है, उसी पूरी स्क्रिप्ट को देखकर अभिनेता और अभिनेत्री को उसको याद करना होता है अच्छी तरीके से। स्मृति वाचन के अंदर ये होता है, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसके अंदर होता है जो हमने स्क्रिप्ट जो दी गई थी पांडुलिपि वाचन के अंदर उसके अंदर ही हमें अच्छे तरीके से याद कर लिया, फिर उसको स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है, जो याद कर कर बोलना, यानी अब वो डायलॉग उनको याद हो चुके हैं, जो भी अभिनेता और जो अभिनेत्री रहे हैं उनको अब वो डायलॉग याद हो चुके हैं, अब वो उसको स्मृति यानी उसको याद कर कर अब उसको वो बोलेंगे, तो उसका लास्ट स्टेप हो जाता है हमारा स्मृति वाचन। इस तरीके से पूरा जो संवाद जो है हमारा बोला जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या रही हैं, संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने, मतलब कि छोटा होना चाहिए, जो आसानी से लोगों को समझ आ सके, रोचक होने चाहिए, है ना। संवादों में स्वाभाविकता तथा चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। संवादों की भाषा सरल होनी चाहिए, भाव अनुकूल भी होना चाहिए, साथ साथ में जो पात्र जो है उसके अनुकूल भी होना चाहिए, विषय अनुकूल भी होना, जिस तरीके का वो विषय है, जिस तरीके की वो कहानी है, जिस तरीके का वो नाटक है, उसी के अनुकूल जो है हमारा पूरा जो संवाद है, ठीक है। विषय के अनुकूल, इससे हास्य, व्यंग तथा सजीवता होनी चाहिए। अगर जिस विषय पे वो लिखा गया है उसी के अनुकूल पूरा हमारा वो पूरा जो है संवाद होना चाहिए, ठीक है। संवाद का प्रत्येक वाक्य जो विषय से जुड़ा होना चाहिए, मतलब कि विषय जिस तरीके का है पूरा उसी का अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि अगर विषय है हमारा, विषय किसी और चीज़ का दे दिया गया है और डायलॉग जो है अलग तरीके के लिख दिए गए हैं तो वो उसके अनुसार वो मैच नहीं हो पाएंगे। इसलिए विषय के अनुसार ही, जो विषय दिया गया है, जो भी टॉपिक है उसके अनुसार ही पूरा जो डायलॉग है, संवाद है, वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं आपको, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं विद आंसर के साथ समझ में आ गए होंगे। रंगमंच और जितनी भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, जिसके अंदर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ ऐसे फॉर्मेट में जो आपको इजीली याद भी हो जाए और एग्जाम में एज इट इज सेम वही क्वेश्चंस आएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सामने दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स दिए गए हैं, जो भी आपको नोट्स चाहिए होगा सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। इस अमाउंट में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसे देके आप कोई सा भी नोट्स लेकर आओगे तो उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होते और इतनी मोटी मोटी किताबें होती है जो कि समझ में भी नहीं आती। हमने क्या किया, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स टीचर हैं उन सभी के द्वारा एक ऐसे नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं जिससे कि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए और पढ़ने में भी आपके लिए आसानी हो। तो इस प्रकार इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स दिए हुए हैं। आपको जिसका भी नोट चाहिए उस लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सभी जगह इसको शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोज आए
तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस एंड अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसमें प्लीज़ ज्वाइन हो जाना, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ और आप किसी भी इन्फॉर्मेशन से छूट ना हो जाओ। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।